नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर का खास कार्यक्रम महुआ बिहार झारखंड में हूं आपके साथ विवेकानंद झा। चलिए अब बिहार झारखंड की खास खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार हाजीपुर पहुंचे सम्राट चौधरी का एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अक्षय वट राय स्टेडियम में भव्य स्वागत किया। खराब मौसम और बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग घंटों इंतजार करते रहे। साथ ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जिला निबंधन कार्यालय पहुंचकर निबंधन विभाग से जुड़ी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की भी शुरुआत की। अधिकारियों के मुताबिक मौसम खराब होने की वजह से पायलट को आगे की लोकेशन स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी। इसी कारण हेलीकॉप्टर को कुछ देर तक हवा में होल्ड करना पड़ा। जैसे विजिबिलिटी बेहतर हुई और आगे का रास्ता स्पष्ट हुआ, फिर हेलीकॉप्टर पटना के लिए रवाना हो गया। इस दौरान हेलीकॉप्टर जो है वो एक बार फिर 20 फीट नीचे भी आ गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात अधिकारी और सुरक्षा कर्मी अलर्ट हो गए। अक्षय वट राय स्टेडियम में तैनात सुरक्षा कर्मी और एसपीजी जवानों ने हेलीपैड के आसपास मौजूद लोगों को इस दौरान हटाया गया। तस्वीर आपके सामने है, जिस दौरान जो है हाजीपुर से लौटते समय, पटना लौटते समय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर करीब 7 मिनट तक हवा में लड़खड़ाता रहा। उड़ान भरने के बाद खराब विजिबिलिटी के कारण हेलीकॉप्टर आगे नहीं बढ़ रहा था। कुछ देर तक हेलीपैड के जो है ऊपर ही हेलीकॉप्टर मंडराते रहा। इस दौरान हेलीकॉप्टर करीब 20 फीट नीचे भी आ गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात अधिकारी और सुरक्षाकर्मी अलर्ट हो गए। अक्षय वट राय स्टेडियम में तैनात सुरक्षाकर्मियों और एसपीजी के जवानों ने हेलीपैड के आसपास मौजूद लोगों को हटाया। अधिकारियों के मुताबिक खराब मौसम की वजह से पायलट को आगे की लोकेशन स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी। इसी कारण हेलीकॉप्टर को कुछ देर तक हवा में होल्ड करना पड़ा। जैसे विजिबिलिटी बेहतर हुई और आगे का रास्ता स्पष्ट हुआ, हेलीकॉप्टर पटना के लिए रवाना हो गया। तस्वीर आपके सामने है। वहीं इस दौरान जो है कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए और इस दौरान जो है कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत भी की गई। सबका सम्मान जीवन आसान अभियान के तहत 80 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए होम रजिस्ट्रेशन सुविधा, पेपरलेस निबंधन और जीआईएस तकनीक से स्थल निरीक्षण जैसे सेवाएं भी इस दौरान शुरू की गई। अब जमीन रजिस्ट्री के दस्तावेज डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेंगे और बुजुर्गों को कार्यालय आने की परेशानी से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव और विजय चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शहर में व्यापक इंतजाम भी किए गए थे। वहीं बिहार विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 11 जुलाई को बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान यानी कि बीपाड में नवनिर्वाचित 18वीं बिहार विधानसभा के विधायकों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य नए विधायकों को संसदीय कार्य प्रणाली, लोकतांत्रिक मूल्यों और विधायी जिम्मेदारियों से परिचित कराना है। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों द्वारा सदन की प्रक्रियाओं, नियमों, जनप्रतिनिधियों की भूमिका और प्रभावी विधायी कार्यों से जुड़े विषयों पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। स्पीकर ने कहा कि इस पहल से नए विधायक अपने दायित्वों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में प्रभावी ढंग से उठा सकेंगे। ओरिएंटेशन कार्यक्रम में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने और विधायकों की कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वैसे तो मान लेते हैं कि समारंभ तो करेंगे माननीय उपराष्ट्रपति स्वयं करेंगे, उनके कर कमलों से होगा या करके, फिर माननीय राज्यपाल महोदय हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन होगा, फिर वह हमारे जो मुख्यमंत्री हैं जाकर सभापति हैं बिहार विधान परिषद, उनका होगा जाकर, और कई अधिकारी आ रहे हैं लोकसभा से। जो प्राइवेट संस्था की चर्चा हमने की जा करके है, वो सभी राज्यों में विधानसभाओं में वहाँ जाकर माननीय विधायकों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। तो लोकसभा के अधिकारी भी आ रहे हैं और एक और अपने विधानसभा के स्पीकर उत्तर प्रदेश सतीश महाना जी, उनका भी सूचना मिली है जाकर के। सतीश महाना जी भी दिया, उनका प्रोग्राम 12 तारीख। तो कुल मिलाकर सभी माननीय विधायकों को सूचना दी गई है। माननीय मंत्री आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश से हमारे वहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष का भी आगमन होगा। मतलब मुख्य रूप से जो प्रबोधन का काम होगा वो लोकसभा के जो अधिकारी है वही लोग करेंगे। उसमें हमारे जो माननीय सीनियर्स मेंबर जो वो भी
वो भी करेंगे। अब मान लेते हैं मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, उनका भी समुचित मार्गदर्शन होगा जा करके। पहला सत्र उद्घाटन का सत्र है जा करके, और दूसरा जो सत्र हमारा होगा जा करके तो तकनीकी सत्र का होगा जा करके। फिर सेकंड डे चलेगा, आपको कल प्रारंभ हो जाएगा 11 बजे। उसमें आप सादर आमंत्रित था, पास मिलेगा, पास जा रहा है करके, और 10 मिनट आपको अलाउ वहाँ रहेगा। फिर लाइव टेलीकास्ट होगा। परसों 12 तारीख को आपके साथ ज्वाइंट हम लोग मिलकर भोजन में बैठेंगे जाकर और समापन में आप सबों का आमंत्रित करने का। विधान परिषद सदस्य नहीं रहे, विधायकों का दो इसमें होगा जी, 2 दिवस वह वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने जानकारी दी है कि बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा 13 जुलाई को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व ने उसे विधानसभा क्षेत्र के सक्रिय कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला लिया है। संजय सरावगी ने कहा कि पहले अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया। इसके बाद पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीरज कुमार सिन्हा लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे हैं और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। पार्टी को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में संगठन मजबूत होगा और चुनाव में बेहतर परिणाम हासिल होंगे। पूर्व में जो प्रत्याशी थे उन्होंने पारिवारिक कारणों से असमर्थता व्यक्त की चुनाव लड़ने से। उन्होंने कहा मैं पार्टी का कार्यकर्ता रहूँगा, चुनाव में भी पूरी मेरी सहभागिता रहेगी। तो केंद्रीय नेतृत्व में चुनाव समिति ने नीरज कुमार सिन्हा जी जो उसी विधानसभा के कार्यकर्ता हैं उनको प्रत्याशी बनाया और 13 जुलाई को अपना नामांकन करेंगे। पूर्व में जो प्रत्याशी थे। वहीं आरजेडी के एक ट्वीट के बाद बिहार की राजनीति में नई हलचल देखने को मिल रही है। आरजेडी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी ने कमजोर प्रत्याशी उतारकर जन स्वराज को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। पार्टी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बिहार सरकार और बीजेपी पर कई सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी ने मुख्यमंत्री समेत अन्य नेताओं पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है और अभिषेक कुमार के प्रत्याशी बनने के बाद नामांकन वापस लेने के मामले पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी ने आरजेडी के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले आरजेडी नेता खुद कई मामलों में घिरे रहे हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता जेल तक जा चुके हैं। बीजेपी ने आरजेडी के आरोपों को राजनीतिक से प्रेरित बताते हुए कहा कि जनता सब कुछ देख रही है। दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पसंद का उम्मीदवार अभिषेक कुमार और बंटी का नामांकन वापस करवा करके भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट रूप से नितिन नवीन को ये संदेश दे दिया है कि उनकी राजनीतिक हैसियत और उनकी राजनीतिक सोच एक मंडल अध्यक्ष के स्तर का भी नहीं है, जहां उनके पसंद के उम्मीदवार को इस तरह से अपमानित करके वापसी के लिए कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया गया और कहा गया कि उनके माता पिता का चारा घोटाले से संबंध रहा है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और हमारे यहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया सिद्धांतों के ऊपर चलती है। राष्ट्रीय जनता दल पिछले 29 साल से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल की कुल आयु 30 वर्ष और 29 वर्ष से एक व्यक्ति राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और वो कौन? एक ऐसे व्यक्ति जो चारा घोटाला में सजा याफ्ता, जेल तक जा चुके हैं। लालू प्रसाद यादव जब से पार्टी बनी है तब से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और चारा घोटाले के भ्रष्टाचार में सजा याफ्ता हैं। ऐसे लोग हमें नसीहत दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ की हड्डी हैं और हमारे यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे लोकतांत्रिक पद्धति से चुने जाते हैं, आपकी तरह नहीं कि 29 वर्ष से एक व्यक्ति, चाहे वो सजा याफ्ता ही क्यों ना हो। अरे ओ आरजेडी वाले, बिहार को लूटने वाले, सब पूरे बिहार को मालूम है कि किस तरह से लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव ने मिलकर और पूरे परिवार ने मिलकर बिहार को लूटा, बिहार में कोहराम मचाया, जंगल राज कहलाया बिहार।
एक समय था जब पूरे बिहार को अपने नष्टो नाबूद करने का काम किया, पूरे बिहार की जनता जानती है। और ये निश्चिंत रहिए, इतने हताश निराश मत होइए, हमारा एक मंडल अध्यक्ष भी एमएलए, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बन सकता है। यह इस बात का गवाह बनेगा, बांकीपुर चुनाव का परिणाम बताएगा आपको कि हमारा मंडल अध्यक्ष भी आपके किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष से बेहतर पॉलिटिकल समझ रखता है और ज्यादा सुचिता भरा उसका नैतिक चरित्र होता है। इस तरह का भ्रम अफवाह फैलाने का काम आप बंद करिए। आपको पेट में बड़ा दर्द हो रहा है कि आरजेडी छोड़ करके लोग क्यों जा रहे हैं। अरे लोग भ्रष्टाचार का साथ छोड़ रहे हैं, जंगल राज लोग दोबारा नहीं चाहते, और इसलिए बांकीपुर की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि निश्चित रूप से हमें वो आशीर्वाद देगी, क्योंकि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें वही जन स्वराज पार्टी के उपाध्यक्ष डॉक्टर शैलजा सिंह ने आरा में महुआ खबर के संवाददाता संजय श्रीवास्तव से विशेष बातचीत में बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को बांकीपुर की जनता लगातार पसंद कर रही है और उन्हें व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। इस दौरान भाजपा पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को लगातार अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं, जिससे उसकी स्थिति अस्पष्ट दिखाई देती है। क्या कहेंगे जिस तरह से जो वहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी लगातार जो है दूसरी बार में चेंज हुए, पहली बार चेंज हुए, फिर दूसरी बार भी जो है नए आए हैं, लेकिन क्या लगता है वहाँ पे जो मूलभूत समस्याएं हैं वो सबसे पहले आपको क्या लगता है? बाकी देखिए, बांकीपुर का हालत तो मैं कहूँगी कि एकदम नर्क वाला हालत है। आप लोग दिखाते हैं सामने से कि ये पटना है, बांकीपुर है, लेकिन मैं गली गली घूमी हूँ। हमारी पार्टी बहुत दिन से, माने पिछले 1-1.5 महीने से हम लोग बांकीपुर में हैं, और मैं बता नहीं सकती, मैंने भी अपने सपनों में नहीं सोचा था कि वहाँ पीने का पानी तक नहीं है। नाली गली एकदम नर्क वाली व्यवस्था है। 50-50 परिवार के बीच में एक चापाकल, एक पीने का पानी, जो पानी आ रहा है वो इतना गंदा है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो वो पानी अगर लोग पीते हैं तो उनके स्वास्थ्य पे क्या असर तो क्या लगता है कि जिस तरह से भाजपा तुरंत अपना प्रत्याशी बदल रही है, क्या लगता है? कल तक तो वो भाजपा का गढ़ था। भाजपा के नेता कहते थे कि वहां से तो हम लोग कुत्ता बिल्ली भी खड़ा करेंगे तो वो वहां से जीतेगा। ने कहा, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चुनाव जब होगा जनता मालिक होती है, सब कोई जान रहा है जनता मालिक होती है, लेकिन जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं वहाँ पे समस्याएं हैं, जन समस्याओं को लेकर कई लोगों ने आवाज़ भी उठाई है। महुआ खबर के लिए आरा से संजय श्रीवास्तव। वहीं भोजपुर के बिलोटी गांव में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी के कथित पुलिस एनकाउंटर मामले में न्यायिक जाँच की प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य सरकार की ओर से गठित न्यायिक जाँच आयोग ने मामले से जुड़े गवाहों के बयान दर्ज करना शुरू कर दिया है। शनिवार को भरत तिवारी के माता पिता आशा देवी और काशीनाथ तिवारी आरा स्थित न्यायिक जांच आयोग के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखा। दोनों के बयान रिटायर्ड अधिकारी विनोद कुमार सिन्हा के समक्ष दर्ज किए गए। भरत भूषण तिवारी की ओर से मौजूद वकील विष्णुधर पांडे ने कहा कि न्याय की उम्मीद है और जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि आयोग के समक्ष सभी जरूरी तथ्यों को रखा जा रहा है। मामले में आगे भी गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। यह जौन जौन सामने देखले बानी कांड जौन मरले वालों सामने सब बताइए। इसमें किसका नाम लिया आपने, कौन कौन शामिल है? एसडीएम बाड़न, डीएसपी, इंस्पेक्टर, ओकरा बाद हिमालकारी इंस्पेक्टर साहब, शर्मा डीएसपी, ओकरा बाद एसडीएम एसटीएफ के अक्षय कुमार, ओकरा बाद अवरी एसटीएफ के। का लगता है कि उम्मीदवार न्याय मिले के? अब देखिए उम्मीद न्याय मिली तो ना के बाद ही बताओगे, अभी कहा कुछ तो सब अकेले बात के लिए? हाँ अकेले। कितना देर बाद भइलो जब से? 1 घंटा आपसे बात हुआ? कप्तानी के लेकर हुआ ना? कप्तानी के बहुत ओकरा बाद देखी हुई तो उनके बाद जैसे घटना हुआ था उस बात को बतलाया लोगों अपना, माँ ने बतलाया, मृतक के पिताजी ने बतलाया। थोड़ा अच्छे से बताइए क्या बताया गया? अभी तो न्यायिक प्रक्रिया की बात है, जैसे डिटेल नहीं, मैं जो घटना जैसे हुआ ऐसे लोग बतलाए, जो घटना जैसे हुआ है उस तरह से लोग बतलाए। आगे क्या? माँ जितना घटना देखिए जैसे बतलाए हैं, शुरुआती दौर में पिताजी जितना घटना देखे उतना बतलाए हैं, उनको थाना में लेकर बंद रखा लोग। देखिए, जिस तरह से जो भरत भूषण तिवारी मामले की जांच न्यायिक प्रक्रिया में है
और आज जो है बता दें आपको कि आज हम वहाँ पे खड़े हैं जहाँ गवाही चल रही थी, जो न्यायिक जांच का कार्यालय है वहाँ पे हम खड़े हैं और यहाँ पे जांच चल रही थी। तमाम जो है जो विनोद कुमार सिन्हा रिटायर्ड जज हैं उनके द्वारा बयान लिया गया है। जो भरत भूषण तिवारी के पिता हैं काशीनाथ तिवारी और माँ आशा देवी, उसके बाद काफ़ी देर तक करीब लंबा 5 घंटा 6 घंटा से ऊपर प्रक्रिया ये चली है आज। और उसके बाद क्योंकि माँ आशा देवी और पिता काशीनाथ का कहना है कि न्याय मिलेगा, हम लोग को भरोसा है, आज भी उसी वो बात पर कायम है कि न्याय मिलेगा और न्याय मिलना भी चाहिए। रहे हैं महुआ खबर के लिए आरा से संजय श्रीवास्तव। वहीं एसएसबी की 32वीं वाहिनी लातेहार ने मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के तहत आयोजित 25 दिवसीय ऑपरेटिंग सिस्टम यानी बेसिक कंप्यूटर कोर्स का सफल समापन किया गया। कमांडेंट राजेश सिंह के नेतृत्व में यह प्रशिक्षण 16 जून से 20 समवाय लातेहार में संचालित किया गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को डिजिटल ज्ञान और रोजगार के अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में डोरुआ, धनकाड़ा समेत आसपास के गांवों के 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को कंप्यूटर के मूल सिद्धांतों, फाइल प्रबंधन, इंटरनेट उपयोग, मल्टीटास्किंग, डिवाइस नियंत्रण के साथ साथ MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल का व्यवहारिक ज्ञान दिया गया। ये एक 32वीं बटालियन एसएसबी का लातेहार का एक बहुत ही समाज कल्याण के लिए अहम पहल है और ये जो पहल है भारत सरकार के गृह मंत्रालय के योजनाओं के तहत है। हम लोगों ने प्रयास किया है कि इस इलाके में जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो कंप्यूटर सीख सकते हैं, उनको हम बेसिक सिखलाई कंप्यूटर का प्रदान करें ताकि उनको रोजगार का कोई ना कोई साधन मिल सके। वहीं झारखंड सरकार के क्लस्टर सिस्टम के तहत सेंट कोलंबा महाविद्यालय के उर्दू विभाग में स्नातक स्तर पर नामांकन बंद किए जाने को लेकर छात्रों में नाराजगी है। विद्यार्थियों ने इस फैसले का विरोध करते हुए सरकार से उर्दू विषय में दोबारा नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि सेंट कोलंबा महाविद्यालय जिले का प्रमुख शिक्षण संस्थान है, जहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी उर्दू की पढ़ाई करते हैं। कॉलेज शहर के बीच स्थित होने के कारण छात्राओं के लिए भी सुविधाजनक और सुरक्षित है। विद्यार्थियों ने बताया कि इसी विभाग से पढ़ाई कर कई छात्र विनोबा भावे विश्वविद्यालय के PG उर्दू विभाग और शोध स्तर तक पहुंचते हैं। उनका कहना है कि स्नातक में नामांकन बंद होने से उच्च शिक्षा की पूरी प्रक्रिया जो है वो प्रभावित होगी। वहीं औरंगाबाद सदर अस्पताल में नवजात शिशुओं की देखभाल को लेकर बड़ी पहल शुरू हुई है। केंद्र और राज्य सरकार की योजना के तहत अस्पताल में मदर एंड न्यूबॉर्न केयर यूनिट यानी MNCU और टेक्सटेशन मैनेजमेंट यूनिट यानी कि LMU का जो है वो शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही औरंगाबाद बिहार का चौथा जिला बन गया जहां यह अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध हुई है। नई व्यवस्था के तहत अब मां का नवजात को एक साथ रखा जाएगा। वही कंगारू मदर केयर तकनीक के जरिए मां की त्वचा से जो है बच्चे को प्राकृतिक गर्माहट मिलेगी, जिससे नवजात के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा। वहीं बिहार के खगड़िया जिले में चलती ट्रेन में मोबाइल चोरी की कोशिश करना एक युवक को भारी पड़ गया। जनहित एक्सप्रेस में मोबाइल झपटकर भाग रहे आरोपी को यात्रियों ने पकड़ लिया और वह करीब 9 किलोमीटर तक चलती ट्रेन से लटका रहा। घटना मानसी और खगड़िया रेलवे स्टेशन के बीच की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार ट्रेन के मानसी स्टेशन से खुलते ही खिड़की के पास बैठे एक यात्री का मोबाइल एक युवक ने झपट लिया। यात्रियों ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे वह भाग नहीं सका। ट्रेन की रफ्तार बढ़ने के बाद भी यात्रियों ने उसका हाथ नहीं छोड़ा ताकि वह गिरकर हादसे का शिकार न हो जाए। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खगड़िया स्टेशन पहुंचने पर आरोपी को GRP के हवाले कर दिया गया है। वहीं बेगूसराय में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कैथमा सिहमा बांध पर एक अज्ञात सिर कटा शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शनिवार सुबह शव मिलने की सूचना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर DSP आनंद पांडे ने
घटनास्थल पर पहुंच और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर मृतक की पहचान करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए महुआ को। नमस्कार।